तुम्हें कैसे पता चला कि बेला सिंह को मेरे पीछे लगाया गया है? मैंने बेअतबारी से सवाल किया। वो भी एकेडमी के हॉस्टल में मेरे साथ रहती है। उसे मालूम है कि पहली बार मैंने तुम पर डोरे डाले थे। तुम्हारा नाम मिलते ही वो मेरे पास आई थी। वो तुम्हारी आदतों और कमजोरियों के बारे में जानना चाह रही थी। मेरा सर वाकई चकरा गया। अपनी मुसीबतों में घिरा हुआ होने के बावजूद नरेश शर्मा का ज़हन पूरी सलाहियतों के साथ मनफी समतों में काम कर रहा था। तुम ये सब मुझे बताकर अपनी तंजीम से गद्दारी नहीं कर रही? मैंने उसके चेहरे पर नजरें गाड़ कर पूछा। बात हम दो के सिवा किसी तीसरे को पता चल गई तो यही कहा जाएगा मैं तुम्हें होशियार करके तुम्हारे दूसरे एहसान का बदला उतार रही हूं। तुम मेरी इस नेक नियति को जो नाम चाहो दे सकते हो। मैंने अपने दिल और जमीर का बोझ उतार दिया है। बेला सिंह के बारे में मुझे बताओ ताकि मैं उससे बच सकूं। चंद सानियों की खामोशी के बाद मैंने नरमी से कहा, वो सिकनी है, हमारे ग्रुप की सबसे ज्यादा सरडोल और खूबसूरत लड़की है। जिधर से गुजरती है निगाहें उसकी तरफ उठ जाती हैं। बहुत बेबाक और मुंह फट है। शरीफ और डरपोक किस्म के दफ्तरी साथी उससे बात करते हुए घबराते हैं। खूबसूरत और बेबाक तो तुम भी हो, मैंने लम्हा भर सोचने के बाद कहा। तुमने मुझे मशहूर कर दिया था। उस वक्त तुम बेखबर थे। अब मैं तुम्हें होशियार कर रही हूं। उसे देखकर तुम मुझे भूल जाओगे। इस मुखबरी पर तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुमने कई बातें साफ कर दी हैं। अगर तुम मुझे ये सब ना बताती तब भी बेला सिंह कामयाब नहीं हो सकती थी। मैं अहद कर चुका हूं कि अब यहां की हर औरत के चरित्र से दूर रहूंगा। तुम चाहो तो इसी वक्त नीचे जाकर उसे देख सकते हो। वो गुलाबी साड़ी में शोला जवाला बनी घूम रही है। उसे घूमने दो, 1-2 रोज में वो खुद ही थक जाएगी। मैं शाम को नीचे जाना छोड़ दूंगा। वो मेरे लिए कब तक महंगे कमरे किराए पर लेते रहेंगे? ऐसी कोशिशों पर राह वाले एक हद से ज्यादा सरमायाकारी नहीं करेंगे। यह सोचना समझना तुम्हारा काम है। मुझे उम्मीद है कि तुमने मेरी पिछली गलती को माफ कर दिया होगा। उसने इल्तिजाया नजरों से मेरी तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हारी हर गलती को उसी वक्त माफ कर दिया था जब तुमने मुझे अपनी मां के बारे में बताया था। काश मेरी और तुम्हारी वीडियो फिल्म वाकई जल गई हो। इस तरह मेरी लग्जिश और तुम्हारी खता का हर सबूत मिट जाएगा। अब तुम मुझे अमेरिकी सफारती अफसर के बारे में बताओ। तुम्हारी वो बात अधूरी रह गई थी। तुम कराची में पुरानी गाड़ियों के लेन देन में खोए रहते हो। अखबार पढ़ते रहते तो जॉन स्मिथ का नाम तुमको भी मालूम होता। वो नेपाल से भारत और ईरान तक में CIA की सारी सरगर्मियों का निगरान है और कराची में रहता है। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसकी बात काट दी। तुम भी राह की कोई बाखबर ओहदेदार नहीं हो। तुम्हें उसके बारे में ये बातें क्यों कर मालूम है? ऐसे खुफिया ओहदेदार हमेशा किसी न किसी सफारती ओहदे की आड़ में काम करते हैं। इनके बारे में अखबारों में कुछ नहीं छपता। आज दोपहर तक मुझे उसका नाम तक मालूम नहीं था। उसने फराग दिली से एतराफ कर लिया और अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब कोई बड़ा आदमी कत्ल होता है तो उसके बारे में हर बात बहुत तेजी से खुलती और फैलती है। हमारी राह भी भारतीय CIA है। हमारे ओहदेदार ऐसी बातों से बाखबर रहते हैं। इनसे पता चला है कि जॉन हफ्ता भर पहले अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए दिल्ली आया था। कल शाम तक वो होटल के बार में बैठा हुआ था, फिर गायब हो गया। दिन भर उसके लिए फोन आते रहे लेकिन उसके कमरे से कोई जवाब नहीं मिला। 4 बजे दिल्ली में अमेरिकी सफारतखाने का फर्स्ट ऑफिसर होटल सम्राट पहुंचा। उसके इमाम पर मास्टर की से जॉन का कमरा खोला गया तो दरवाजा अंदर से बोलट नहीं था। मसहरी के करीब वो मुर्दा हालत में पड़ा हुआ था। अंदाजा है कि पिछली रात उसे अपने बिस्तर पर सोना नसीब नहीं हो सका क्योंकि मसहरी का बिस्तर बेशिकन था। डाके दफ्तर में आग और नागर के कत्ल की तरह यह भी बहुत बड़ी वारदात है। इसके क्या असबाब हो सकते हैं? मैंने मोहतात अंदाज में पूछा। लाश पर कोई जख्म है ना लाश नीली हुई है। मौत का असल सबब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगा। फिर तुमने उसे कत्ल कैसे करार दे दिया? वो दिल के दौरे से भी मर सकता है, मैंने एतराज किया। मैं सुनी सुनाई बातें बता रही हूँ। वो दिल का मरीज नहीं था। पहला दौरा इतना शदीद नहीं होता कि आदमी चंद कदम चलकर अपने बिस्तर पर पहुंचने से पहले मर जाए। अगर ये उसकी कुदरती मौत थी तब भी इबरतनाक है क्या मरने के बाद रात भर यूं ही पड़ा रहा। रीना से गुफ्तगू करते हुए मेरे जहन में अव्वल खान की बताई हुई बात गर्दिश कर रही थी कि उसकी नादर और नायाब अंगूठियों के खोखले नगीनों में ऐसे कम याब जहर भरे गए थे जो लाश की फितरी हालत पर असरअंदाज हुए बगैर अपना काम दिखाते थे। लेकिन तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इनका सुराग लगाया जा सकता था। दूसरी और अहम बात यह थी कि हर कातिल नगीने का जहर यकसा नहीं था। मौत किसी की भी हो और कैसी ही हो अपने साथ इबरत लेकर आती है कि जिंदगी का आखिरी अंजाम यह होना है। फिर भी मुर्दे की आखिरी रसूम अंजाम देने वाले जिंदा लोग जरा सी देर के बाद ये बात भूलकर अपनी बेईमानियों और मक्कारियों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। मेरे लिए रीना अजीत राय की आमद बहुत खुश आइन थी। उसकी आमद की इतला पाने के बाद मेरा रद्द अमल भी गजाला से मुख्तलिफ नहीं था।
लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद मुझे खुशी हुई थी कि राह के अंदरूनी हलकों तक रसाई रखने वाली इस लड़की के दिल में मेरे लिए ममनूनियत के जज्बात मौजूद थे। बज़ाहिर वो बुरी लड़की थी, लेकिन उसके अंदर एक अच्छी लड़की ख्वाबीदा थी जो मेरे रवैये से बेदार हो चुकी थी। दिल्ली में मेरे क़याम के दौरान में उसका आते जाते रहना मेरे लिए सूदमंद साबित हो सकता था। उसके जरिए मिलने वाली अंदर की खबरों की रोशनी में मुझे अपने आइंदा के लाहे अमल की तैयारी में ज़बरदस्त मदद मिल सकती थी। हमारे दरमियान एक समझौता हो चुका है, मैंने सिगरेट सुलगा कर कहा। हम एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, क्योंकि हमने मरासम की इब्तदा को भूल कर एक दूसरे की मदद की है। तुम पर मेरा कोई जबर नहीं है, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे हर वक्त खुशी होगी। मेरी शामें होटल में गुजरती हैं। अगर तुम्हारी साथी को एतराज़ ना हो तो मैं रोज़ाना शाम को सलाम दुआ के लिए वक्त निकाल सकती हूँ। वो फराख दिल और खुले जहन की औरत है। हो सकता है कि इस वक्त तुम्हारे बारे में सोच सोच कर अंदर ही अंदर कुड़ रही हो, लेकिन वापस आने के बाद जब सही सूरत-ए-हाल का अंदाज़ा लगाएगी तो उसे तुम्हारी आमदोरफ्त पर कोई एतराज़ नहीं होगा। हमारे मिलने के लिए तुम्हारा कमरा ही बेहतर रहेगा। रेस्तोरां में हम खुलकर बातें नहीं कर सकते थे, मैंने महज उसी वजह से तुम्हें ऊपर बुलाया था। आइंदा गजाला भी तुम्हारे साथ बैठी रहेगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे शिकार पर निकलना है। वो इठलाती हुई कुर्सी से उठ गई। आज हमने बहुत देर बातें कर ली हैं, इसलिए मैं कल नहीं आऊँगी। मैं इसरार नहीं करूँगा, बस जान की मौत के बारे में मेरा तजस्सुस बढ़ता रहेगा। वो हंस पड़ी। अब मुझे अपना मुखबर ना बनाओ, कल के अखबारों में सब कुछ आ जाएगा, वरना टेलीविजन पर देख लेना। वो नागर नहीं था कि उसकी मौत के किसी कोशे पर पर्दा डाला जा सके। मुझे एहसास है कि तुम भी नागर को पसंद नहीं करती थी, मैंने कुर्सी छोड़ते हुए कहा। उसे पसंद नहीं करती थी, मगर उसे डरती थी। वो वाकई बहुत बुरा आदमी था। उसका अंजाम भी अच्छा नहीं हुआ। सुना है कि आग की तपिश से उसका पेट फूल कर फट गया था और हड्डियां तक जलकर कोयला हो गई थी। शायद उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हो सकेगा। रीना अजीत राय ने चलते चलते फिर एक अच्छी खबर सुना दी थी। नागर की मौत के असबाब का सामने न आना हर हाल में बेहतर था। कल कब आओगी? दरवाजे पर पहुंचकर मैंने दानिस्ता सवाल किया। मैं कल के लिए मना कर चुकी हूं। कल की शाम ये होटल बेला सिंह के नाम रहेगा, ताकि वो तुम्हारे लिए अपने सारे जतन कर डाले। वो कल मायूस हो गई तो मैं परसों आऊंगी। आज वो मेरी आमद से बेखबर है। उसे पता चल गया कि मैं हर शाम तुम्हें कमरे में घेर कर बैठ जाती हूँ तो वो ऊपर मेरी शिकायत कर देगी। मैं उसे अपनी तरफ से शिकायत का कोई मौका नहीं देना चाहती। तुम मेरी मजबूरियों को अच्छी तरह समझते हो। मैंने दरवाजे से उसे रुखसत कर दिया। वो बेखौफ थी, मगर मैं गैर ज़रूरी तौर पर उसके साथ देखा जाना पसंद नहीं करता था। इसके जाते ही मैंने गजाला के कमरे का नंबर मिलाया। वो वहाँ टेलीविज़न देखने में मसरूफ़ थी। मैंने उसे वहीं रुकने की आदायत की। अपने कमरे की चाबी उठाई और दरवाज़ा मुकफ़िल करके उसकी तरफ चल दिया। मेरी दस्तक पर उसने दरवाज़ा खोला तो वो मुझे देखकर हैरान रह गई। मैं समझी थी कि वो खूबसूरत नागिन अभी भी आपके सर पर मुसल्लत है। अब यहाँ क्यों आ गए? उसने मुझे अंदर आने की राह देते हुए पूछा। कुछ काम है, मैंने इख्तिसार से जवाब दिया। हमने तय किया था कि पुराना कमरा किसी भी वक्त खाली नहीं छोड़ेंगे, मगर इस वक्त वहाँ कोई नहीं है, गजाला ने कहा। मुझे वो भूली हुई बात फौरी तौर पर याद आ गई। मैं ज़रा सी देर में आता हूँ, तुम वहाँ चले जाओ। मैंने कमरे की चाबी उसकी तरफ बढ़ा दी। गजाला चाबी लेकर वहाँ से चली गई। टेलीविज़न चलता रहा। मैंने फॉल्स सीलिंग में छुपाई हुई थैली निकालकर ढीले टाइल को एहतियात से उसकी जगह पर वापस टिका दिया। टेलीविज़न बंद करके मैंने वो कमरा छोड़ दिया। गजाला मेरे हाथ में वो थैली देखकर परेशानी से बोली, अभी दुश्मनों को इस कमरे की तलाशी लिए हुए आधा दिन भी नहीं गुजरा और आप तेजी से फैसले किए जा रहे हैं। इन दोनों चीज़ों की इस वक्त क्या जरूरत पेश आ गई थी? रीना ने बहुत हौसला अफजा बातें बताई हैं। हालात शायद इतने ख़राब नहीं हैं जितना हम समझ रहे हैं। रीना शुरू से अब तक कई रूप बदल चुकी है। मुझे अब उसकी किसी बात पर एतमाद नहीं है। इस बराह रास्त मेरा राब्ता रहा है तो मेरी बताई हुई बातों पर यकीन करते रही हो तो तुम्हें इस वक्त भी मान लेना चाहिए कि मैंने दुरुस्त राय कायम की होगी। वो अपने इब्तदाई किरदार पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। एन शायद ठीक कहती है कि दुनिया की हर खूबसूरत औरत मजलूम बनकर आपकी हमदर्दियाँ हासिल कर सकती है। गजाला ने हंस कर कहा। गुफ्तगू ऐसे रुख पर चली गई कि मुझे अपनी और रीना की गुफ्तगू दोहरानी पड़ी। इस दरमियान में गजाला सवालात भी करती रही। आखिरकार वो मेरी राय से मुत्तफिक हो गई। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इससे बात होने के बाद बीम गन और ऑपरेटर्स की क्या जरूरत पेश आ गई? CSD में फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए लाया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि गोपाल इतनी जल्दी लौट आएगा। ये इतला फ़ोन के जरिए मिली थी। अब गोपाल से राब्ते के लिए ऑपरेटर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं फ़ोन पर ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। हैरत है कि उसने अब तक आपसे बात करने की कोशिश नहीं की। उसे अपने साथियों से मालूम हो चुका होगा कि आज सुबह क्या हुआ था। वो लोग डरे हुए हैं और एहतियात से काम ले रहे हैं। मैं खुद इस तजर्बे से गुजरा हूँ, इसलिए मेरा खौफ कम था। अगर रीना ना आती तो मैं अब भी तुम्हारे कमरे से ये थैली निकालने की कोशिश ना करता। इनको ये सब मालूम नहीं है, वो राब्ता नहीं करेंगे।
इसका मतलब ये है कि आप गोपाल से खुद बात करने का इरादा रखते हैं, गजाला ने कहा। ऑपरेटर सिर्फ इसी काम आ सकता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बीमगन इसलिए लेकर आया हूं कि यह अकेली वहां ना पड़ी रहे। इस असना में गजाला वो अखबार उठा चुकी थी जो रीना लाई थी। मैंने बढ़कर टेलीविजन खोल दिया। इस वक्त 9 बजे थे। सही वक्त शायद 1 आध मिनट ऊपर रहा होगा, क्योंकि एक अंग्रेजी चैनल से खबरें आ रही थी। वो भारतीय का कोई स्टेशन था। पहली खबर फलस्तीनियों के एक मातमी जुलूस पर इसराइलियों की वहशियाना फायरिंग की थी, जिसमें मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हुए थे। अगली खबर होटल सम्राट में जान स्मिथ की पुरस्रार मौत के बारे में थी। खबर के अल्फाज नपे तुले थे। वही पोजीशन बरकरार थी कि मौत के असबाब के तयन के लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। पूरे खबरनामे में रा के दफ्तर में आग लगने का जिक्र नहीं था। शायद दिन के 1-2 खबरनामों के बाद इस वाक़े को बुलेटिन से निकाल दिया गया था, ताकि गैर ज़रूरी तौर पर इस वाक़े की तशहीर ना हो। मेरे इशारे पर गजाला ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बोलट कर दिया। मैंने कमरे के अंदरूनी सिरे पर जाकर ऑपरेटर्स ऑन कर दिया। मेरे दूसरे पैगाम के जवाब में आबिद फौरन लाइन पर आ गया। उसकी आवाज़ दबी दबी और हज़ियानी थी। मैं सुन रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। इसे बंद करके कहीं दूर फेंक दो। इस वक्त तुम संगीन खतरात से 2-4 हो। ओवर। दोपहर तक मैंने तुमसे ज्यादा दहशत ज़दा बल्कि सख्ती की हालत में वक्त गुजारा है। अब यह जमूर टूट चुका है। खतरा जरूर है, मगर इतना संगीन नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तुम्हारे काम की क्या रिपोर्ट है। ओवर। वो दिल्ली वापसी पर मुसर हो गई थी। बहुत मुश्किल से उसे माल आगे ले जाने पर आमादा किया। तुम इतने मुतमईन क्यों हो। ओवर। कुछ खबरें मिली हैं जिनसे अंदाजा हो रहा है कि वो किस समत में सोच रहे हैं। सरला का क्या हाल है। ओवर। वो प्लास्टर और दवाओं के साथ घर आ गई है। क्या तुमने उसकी खैरियत जानने के लिए राब्ता किया है। ओवर। मुझे कुछ अंदाजा नहीं कि यहां से कब जाना पड़ जाए। इससे पहले मैं आखिरी काम की तैयारी करना चाहता हूं। इसके लिए मुलाकात जरूरी है। मैंने अपनी बात मुकम्मल करके खामोशी इख्तियार की और उसने रेडियो ट्रांसमिशन के रवायती असूल के तहत बोलना शुरू कर दिया। इस वक्त तुम होटल के जजीरे में घिरे हुए हो। हम वहां से निकल चुके हैं। दूर से जायजा लिया जा रहा है। जब तक हम अपना इत्मीनान नहीं कर लेते, ऐसी मुलाकात खतरनाक होगी। तुम 2-4 रोज के लिए इस राब्ते को भी भूल जाओ। मुनासिब वक्त पर मैं खुद मिलने की कोई राह निकाल लूंगा। मैंने खुश किया जब मैं वहीं बात खत्म कर दी। गजाला करीब खड़ी शाकिन नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। ऑपरेटर साफ होते ही वो बोल पड़ी, उसकी हम ख्याल हूं। आपको अंदाजा नहीं है कि हमारे दुश्मन कितने खतरनाक हैं। वो लोग यहाँ बहुत अरसे से रह रहे हैं। इस ऊंच नीच को हमसे बेहतर समझते हैं। हमें उनकी राय का एहतराम करना चाहिए। ये तजर्बे वगैरह की बात नहीं है, तरीकाकार का फर्क है। वो दामन बचाकर चलने के आदी हैं। मैं कांटों को रोन देना चाहता हूँ। यह खुदकुशी का रास्ता है। मैं आपको इस पर नहीं चलने दूंगी। गजाला ने कदर सख्ती से कहा और मैं बेबसी से उसे घूर कर रह गया। इसी वक्त फोन की घंटी बजने लगी। ऑपरेटर ने मेरी इजाजत पाकर कॉल मिला दी। मैंने फौरन CSD ऑन कर दी। मैं मुआफी चाहता हूँ। दूसरी तरफ से आबद की भराई हुई आवाज सुनाई थी। शायद मेरे मशवरे तुम्हें ग्रां गुजरे हैं, मगर मैं इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप भूल कर भी ऑपरेटर से इस्तेमाल न करना। अभी G4 ने इतला दी है कि शहर में कई रेडियो स्कैनिंग वैन्स हरकत में आ गई हैं। हर वैन अपने हेताए अमल में होने वाली हर रेडियाई गुफ्तगू को पकड़ सकती है। इन्होंने एक बार हमारी गुफ्तगू सुन ली तो दुनिया की कोई ताकत हमें और तुम्हें नहीं बचा सकेगी। इस अहम और बरवक्त इतला का शुक्रिया। मैंने तशक्कुर अमेज लहजा में कहा, ये अंधेरे में चलाए जाने वाले तीर हैं। जो भी इनकी जद में आ गया वाकई मारा जाएगा। अब मैं ऑपरेटर्स इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये एविएशन रिसर्च सेंटर वालों की गाड़ियां हैं। शहर में छुपे हुए दुश्मनों के एजेंटों का खोज लगाने के लिए कभी कभार गश्त पर निकलती रहती हैं। वो फोन पर वजाहत कर रहा था। आज ARC की सब गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर निकल आई हैं। हो सके तो अपनी दूसरी एजेंसियों के आदमियों को भी खबरदार कर दो। मैंने मशवरा दिया, ऐसा ना हो कि वो बेखबरी में पकड़े जाएं। मैं सख्त फिक्रमंद हूं। देखता हूं कि क्या किया जा सकता है। उसकी आवाज से वहशत और तशवीश छलक रही थी। फोन पर भी ज्यादा बात ना करना। इस वक्त खामोशी और पसबाई सबसे बेहतरीन राह है। मुझे खुशी हुई कि मैं अपना पैगाम वाज़े करने में कामयाब हो गया। फी अमान अल्लाह। उसने फोन बंद कर दिया। वो चंद लम्हे पहले यही बात अपने तौर पर कह रहा था तो आपने उसे मानने से इनकार कर दिया। रिसीवर रखते ही मेरे कानों में गजाला की हल्की सी तंजिया आवाज आई। दोनों बातों में बहुत फर्क था। पहले वो मेरे जाती मफाद और बचाव के लिए तजवीज़ पेश कर रहा था। अगर इन्हें हम पर शुबा होता तो आर की गाड़ियां शहर पर यलगार न करती। एक वैन खामोशी से होटल के आसपास खड़ी कर दी जाती और सारी गुफ्तगू पकड़ी जाती। वो पूरे शहर के गश्त पर निकले हैं। इस वक्त इन्हें ऐसे लोगों की तलाश है जो पैगाम रसानी के लासिल्की रेडियाई आलात इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अमूमी खतरा है। ऑपरेटर्स का इस्तेमाल जारी रखने की सूरत में हम फंस सकते हैं। मैं हर माकूल बात को किसी हीलो हुज्जत का बगैर तस्लीम कर लेता हूँ।
खुदा का शुक्र है कि इसे बर वक्त सही इतला मिल गई और उसकी बात आपकी समझ में आ गई। आर्क एक नया नाम था जो मेरे सामने आया था। टावालों का पूरा नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग था। आर्क एविएशन रिसर्च सेंटर का मुखफ़िफ था। यूं महसूस हो रहा था जैसे भारत के सरबराह लोग जासूसी और सुराग रसानी के लिए रिसर्च या तहकीक की आड़ इस्तेमाल करने के शौकीन हों। मेरे नज़दीक इनकी नई मुहिम की समत बिल्कुल सही थी। शहर में रूनमा होने वाले वाकयात ने इन्हें हिला कर रख दिया था। इनके ख्यालात में गैर मुल्की एजेंटों का कोई करो शहर में अचानक फाल हो गया था। ऐसे जेर ज़मीन गिरोहों के अराकीन हिफाजती नुक्ता नज़र से एक दूसरे से अलग थलग और बिखरे बिखरे से रहते हैं। जरूरत पड़ने पर वो पैगामात के तबादले के लिए मखसूस फ्रिक्वेंसी वाले ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं। इनको पकड़ने का बेहतरीन जरिया रेडियो फ्रिक्वेंसी स्कैनर ही हो सकते थे जिन्हें वो मैदान में ले आए थे। आईबी वालों की कारकर्दगी काबिल तारीफ थी कि आर्क वालों का वह कदम उनसे पोशीदा नहीं रह सका था। दिल्ली जैसे वसीउ अरीज शहर में वो कुल 3 नफूस थे, मगर हर काबिल जिक्र मौका पर वो उकाबी अंदाज में आसपास मंडलाते रहते थे। मेरे और गजाला के दरमियान हल्की सी कशीदगी जन्म ले चुकी थी। हालात के दबाव ने उसके असाब पर खासा मनफी असर डाला था। वो खामोशी से शाम का अखबार चाटे जा रही थी और मैं ये सोच रहा था कि आर्क वाले अपनी गाड़ियां कब तक शहर में घुमाते रहेंगे। फोन की तेज घंटी ने हम दोनों को बुरी तरह चौंका दिया। आबद से जरा सी देर पहले ऑपरेटर्स और फिर फोन पर बात हो चुकी थी। मैंने उसे राब्ता महदूद तरीन करने की हदायत की थी। इसके सिवा मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं था। मुझे खौफ लाहक हुआ कि कहीं वो कराची की काल न हो। मुझे कराची से राब्ता की तीसरा दिन था। सुल्तान शाह मफरूर था। उसे इस शख्स की तलाश थी जो कराची में राह के लिए काम कर रहा था और जिसने मजहर खान के पते पर जाकर मेरे मफरूजा क्वाइफ की तस्दीक की थी। अव्वल खान तवील इंतजार से उकता कर मुझे फोन कर सकता था। हम दोनों हैरान और खायफाना नजरों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। किसी ने फोन की तरफ बढ़ने में पहल नहीं की थी। दूसरी घंटी बजते ही मैंने गजालों को कॉल सुनने की हदायत की और उसने तीसरी घंटी बजने से पहले रिसीवर उठा लिया। उसने धीमी आवाज में कुछ पूछा, फिर होल्ड करने का मशवरा देकर माउथ पीस पर हाथ रखा और मुझसे कहा, आपके लिए नरेश का फोन है। मैंने तेजी से अपनी जगह छोड़ी और रिसीवर गजाला के हाथ से ले लिया। हेलो, मैं मजहर बोल रहा हूँ। मैंने तेजी से धड़कते हुए दिल के साथ माउथ पीस में कहा, तुम कमरे में घुसे क्या कर रहे हो? मैं तो समझा था कि तुम नीचे जिंदगी के मजे लूट रहे होगे। नरेश ने बेतकल्लुफाना आवाज में कहा। उसके लहजे से अंदाजा हो रहा था कि वो हल्के से सरूर में आया हुआ था। कमरे से निकलने की तबीयत नहीं चाह रही। समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। क्यों, तुम तो खासे जिंदा दिल और रंगीन मिजाज आदमी हो। तुम्हें क्या हो गया? जब से तुमने रिहा किया है कमरे से बाहर जाने का मूड नहीं बन रहा। रह रहकर वो शिकंजी और औजार निगाहों में घूम रहे हैं जो तुमने दिखाए थे। वो सब लोहा, लक्कड़ और तारों का ढेर था। इसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? नरेश जी, आज मैंने तुम्हारे 2 मेहमान खानों में अपनी जिंदगी का बदतरीन वक्त गुजारा है। इसकी दहशत शायद कई महीनों तक मेरे जहन से जायल न हो सके। मैंने गहरे मुताजफाना लहजे में कहा। आंखें मूंदता हूं तो 10 साल पुराना कैदी मेरे तस्वुर में कह के लगाना शुरू कर देता है। तुम डरपोक और कमजोर दिल के आदमी हो। तुम्हें वो सब दिखाया गया था। तुम्हें किसी मशीन में डाला तो नहीं गया। इसके बेपरवायाना कह के बाद आवाज आई। इन सबसे ज्यादा भयानक तुम्हारी बातें थी, वो मेरे जहन में गूंज रही हैं। मैं ये सोचकर लर्ज रहा हूं कि तुम मुझ पर एतबार करने की बजाय अपनी किसी धमकी पर अमल कर गुजरते तो मेरा क्या असर होता। यह हालत रफ्ता रफ्ता ही एतदाल पर आएगी। वो सब बहुत जरूरी था। इस बार नरेश शर्मा की आवाज में संजीदगी औद कर आई। तुमको बुरे अंजाम का खौफ दिलाने के लिए वो सब दिखाना जरूरी था। इसमें तुम्हारी भलाई थी। सच और झूठ को इसी तरह परखा जाता है। परखे बिना तुमको छोड़ा नहीं जा सकता था। उसके अल्फाज में मेरी निजात का बिल्कुल वही पैगाम था जो रीना मुझे सुना चुकी थी, मगर मैंने उसे नजरअंदाज करके अनजान बनते हुए कहा, अभी मैं छोड़ा कहाँ गया? तुमने मुझे दिल्ली में कैद कर दिया है। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। तुम पहली बार यहाँ आए हो। महीनों घूमते फिरते रहोगे तब भी तुम्हारा दिल नहीं भरेगा। तुम दिल्ली के बजाय अपने कमरे में बंद होकर बैठ गए हो। मैंने तुमसे ये नहीं कहा था? तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? कैद खाना छोटा या बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैद कैद ही होती है। मैं उसकी गुफ्तगू के रुख का अंदाजा कर चुका था। मैंने वो जवाब देते हुए अपनी आवाज में भरपूर उदासी समेट ली। कमरे की बेजान दीवारें और अपनी फ्रेंड का चेहरा देख देख कर तुम मुक्ता जाओगे। तुमने अपनी एक शाम अपने हाथों बर्बाद कर ली। उसका लहजा नासिहाना हो गया। शाम को तुम्हारे होटल में परियों के झमघट होते हैं। सुंदर चेहरों, तीखे बदन और शोक अदाओं वाली रंगीन तितलियां होती हैं। मेरा मशवरा है कि कल शाम इनमें घुल मिल जाओ। कोई ना कोई परी तुम पर मेहरबान हो जाएगी। 2-3 घंटों में तुम्हारी सारी उदासी और मायूसी काफूर हो जाएगी। तुमको एक बार फिर अपनी जिंदगी से प्यार हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा मगर मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता। मैं खुद इस मायूसी से निकलना चाह रहा हूं मगर कामयाब नहीं हो रहा।
तुमने झूठ और सच को परखने के लिए मेरे वजूद में से जिंदगी का सारा जोश और वलवला निचोड़ लिया है। इस बार नरेश शर्मा की हंसी मुतकब्बिराना थी। मैंने कुछ नहीं किया और तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो।